हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो स्वागत है आप सबका होमलैंड एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। हम इससे पहले 10th क्लास का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं। हमने वहां पे देखा था कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म इमर्ज होता है। तो अब हम वही चैप्टर को एक बार कंटेक्स्ट लेते हुए हम चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो यूरोप में नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था उनके नेशन स्टेट बनाने से। वहाँ पे जब ये राष्ट्रवाद की भावना आई तो उन लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ से मोनार्की को ख़त्म किया और सब ने रिपब्लिक या नेशन स्टेट बनाया। उसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने बाउंड्रीज़ बना ली और देश बना लिया। उस प्रक्रिया में उनके पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज आया, उनकी आइडेंटिटी में चेंज आया। वो अपने अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक नेशनहुड की फीलिंग को डेवलप कर गए, जिस वजह से उन्होंने नए नए सिंबल्स, आइकन्स, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम वगैरह अपना कंपोज किया, जिसको वो आज तक भी दोहराते हैं और अपनी उसी फीलिंग को बार बार रिलीव करते हैं। जैसे सेम हम अपना नेशनल एंथम गाते वक्त वो प्राउड, वो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस फील करते हैं। तो सेम प्रोसेस अब हम देखेंगे। ज़्यादातर जो देश हैं वो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो एक छोटी सी एक्टिविटी नहीं है, वो काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस रहा है, एक लंबा चौड़ा उसमें संघर्ष चला है। तो अब यही सारी बातें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि हमारे अपने प्यारे भारत में ये सारी चीज़ें कैसे आईं, कैसे हम लोगों को ये अपना देश मिला और आज जिस फॉर्म में हम उसको याद करते हैं, आज हम जिस फॉर्म में उसे सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ ये कैसे शेप लेता है। तो शुरुआत करते हैं। इंडिया तब की बात है जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था। तो बाकी सभी और कॉलोनीज़ की तरह भाई इंडिया पे ही केवल शासन नहीं कर रहे थे अंग्रेज, अंग्रेज़ों का एम्पायर पैन वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया पे था उनका। तो इंडिया में भी और बाकी सारे कॉलोनीज़ में भी जो मॉडर्न नेशनलिज्म, जो आज के आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पे, जो सब ने एक साथ आके ब्रिटिश के ख़िलाफ़ संघर्ष किया। उसी में उन्होंने कहीं ना कहीं आपस में एकता पाई। उन्होंने अपने अंदर एक यूनिटी का फीलिंग डेवलप किया, जिससे कि आज हम किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, किसी भी क्रीड को बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन को हम अपना मानते हैं, लेकिन जब हम एक साथ होके ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़े तो हमने आपस में क्या पाया, आपस में हमने भाईचारा महसूस किया। और ये क्यों था? क्योंकि सब पे, सारे ही जो देशवासी हैं, सब पे ब्रिटिशर्स का अत्याचार एक जैसा ही था। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इसी वजह से एक शेयर्ड बॉन्ड जो है वो हमें मतलब आपस में बांधता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है हर एक क्लास, हर एक जो ग्रुप है वो सबकी एक्टिविटीज़ एक तरीके से रैली होके नहीं गई थी। सब ने अपना अपना जो रिएक्शन है वो अपने अपने यूनिक तरीके से दिया था। तो हम उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो उस समय का जो पॉलिटिकल एंटिटी था हमारे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वो था कांग्रेस। तो कांग्रेस जब महात्मा गांधी के अंदर पूरे समय यही प्रयास करता रह गया कि यही जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं इनको कैसे हम एक झंडे के नीचे ले आएँ, कैसे उन्हें हम एकता का जो दृश्य है, कैसे उन्हें हम ये फील कराएं कि यूनिटी में कैसी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब ये इतनी बड़ी जो उनके आगे जो टारगेट उन्होंने रखा था कि सारे इन जो कम्युनिटीज़ हैं, सारे ग्रुप्स हैं, सबको यूनाइट करने का, वो इतना आसान तो था नहीं। बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के तो ये इमर्ज तो होने वाला नहीं था। अच्छा, इससे पहले की टेक्स्ट बुक में हम नेशनलिज्म की ग्रोथ को पहले पढ़ चुके हैं, जो शुरुआती डेकेड्स की बात करता है, जो आपके 20th सेंचुरी के शुरुआती दशकों की चर्चा करता है। तो हम इस चैप्टर में जहाँ से स्टोरी को पिक करेंगे वो 1920s का टाइम है। 1920s का टाइम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम। तो हम इस चैप्टर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी एक थॉरोली डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कांग्रेस नेशनल मूवमेंट को डेवलप करता है, कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे ये नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे देश के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। तो जो पहला हमें सब टॉपिक मिल रहा है वो है द वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं 1919 की, जहाँ पे क्या हो रहा था कि नेशनलिज्म की फीलिंग हर एक जगह पे अपने अपने रूप में पनप रही थी। नए नए सोशल ग्रुप उसमें हिस्सा ले रहे थे, अलग अलग तरीके के जो संघर्ष है वो उभर के आ रहे थे। तो ये इनको हम समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर से। देखिए, वर्ल्ड वॉर का समय था
वॉर देखिए, जब देश में वॉर चल रही होती है तो उस समय की इकोनॉमी भी अपना एक अलग मोड़ ले लेती है। उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन भी कॉमन नहीं रह जाता है। जो पहले फैक्ट्रीज जो प्रोडक्शन पहले कंज्यूमर गुड्स का करती थी, अब वो वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब इन वजह से क्या हो रहा था कि डिफेंस पे यानी रक्षा पे एक भारी भरकम खर्चा हो रहा था। जो अब फाइनेंस कैसे हो रहे थे, ये सारे खर्चे फाइनेंस हो रहे थे लोन्स से। वॉर की वजह से बहुत सारे लोन्स लिए गए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, कस्टम ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था और नए नए तरीके के इनकम टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस दौरान क्या हो रहा था, इस दौरान प्राइसेस जो है सब चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े थे। अब आप ये समझ लीजिए कि 1913 से लेकर 1918 तक आते आते, मतलब उसी वॉर का पीक टाइम जो है, तो इसी 5 साल में लगभग प्राइसेस डबल हो चुके थे। जो चीज़ें पहले 50 रुपये किलो मिलती थी वो सीधे 100 हो चुकी थी। अब इस वजह से जो साधारण लोग हैं, जो आम जनता है, उनके ऊपर तो भारी संकट आ गया था। और गांव वालों को अलग दिक्कतें थी, क्योंकि गांव वालों से ही हम सैनिकों को नियुक्त कर रहे थे। ज़बरदस्ती गांव के जो थोड़े से यंग पॉपुलेशन है उनको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती हम उन्हें फोर्सेस में, आर्मी में भर्ती कर रहे थे। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्रोध भड़का था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1918 1919 से लेके 1920 और 21, मतलब एक डेढ़ साल के अंतराल में बहुत सारी जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो गई थी, जिस वजह से अनाज का भी भारी शॉर्टेज महसूस हुआ था। और इसी दौरान अपने देश में इन्फ्लुएंज़ा नाम का एक एपिडेमिक, एक महामारी फैली थी। अब उस दौरान उस इन्फ्लुएंज़ा में बहुत सारे लोग मारे गए थे। आप ये समझ लीजिए कि हम 1921 की जनगणना की बात करें अगर, तो कम से कम 12 से 13 मिलियन लोग, मतलब 1 मिलियन में होते 10 लाख, आप समझो करोड़ों में मौतें हुई थी। तो ये समझिए कि केवल 12 से 13 लाख लोग तो जिनकी गिनती हो पाई थी वो इसी एपिडेमिक में और इसी भुखमरी में मारे गए थे। लोगों को लग रहा था कि जैसे ही ये जंग ख़त्म होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको समझने के लिए हम एक मेन फिगर को अपने सीन से मिस कर रहे हैं। वो हैं द ग्रेट महात्मा गांधी, हमारे बापू। हुआ क्या, एक नई लीडरशिप उभर के आ रही थी जो एक अपने साथ कॉन्सेप्ट लाई थी सत्याग्रह का, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो महात्मा गांधी 1915 में 1915 में इंडिया आए थे। वो पहले यहाँ से पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो जब इंडिया आते हैं तो इंडिया आते ही वो डायरेक्ट किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो उन्होंने गांधी जी से कहा था कि कम से कम आप साल भर पूरे देश का भ्रमण करिए, देश को देखिए कि क्या हैं देश के हालात। तब जब आप उनके हालात को समझ पाएंगे, उनकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तब आप उनके लिए एक अच्छे लीडर साबित होंगे। तो गुरु की बात मानते हुए गांधी जी साल भर पूरे इंडिया का दौरा करते हैं। अपने साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान भी गांधी जी ने मास एजिटेशन वगैरह कॉन्सेप्ट, जन आंदोलन का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो सीख चुके थे, जिसे वो कहते थे सत्याग्रह। जो आइडिया था सत्याग्रह का वो फोकस करता था नीड टू सर्च द ट्रूथ, कि माने सत्य के लिए हमें आग्रह करना है। ये कहता है कि अगर आप सत्य के साथ हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हमेशा नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा आप जीत जाएंगे। और इस जीत को हासिल करने के लिए आपको कभी भी फिज़िकल फोर्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप करेंगे, ये सारे काम करेंगे, लेकिन आप बदले की भावना नहीं रखेंगे, आप क्रोधी नहीं होंगे, आप सत्याग्रही हैं, तो आप इस युद्ध को जीत लेंगे अहिंसा से। अब आप ये कैसे करेंगे? इसे करने के लिए आपको, जो आपके ऊपर अपराध कर रहा है, जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको उसकी आत्मा से गुहार लगानी होगी। देखिए, जो लोग हैं जिसमें कि जो प्रताड़ित कर रहा है वो, उन सब को आपको परसुएड करना है कि आप सत्य को देखें। सत्य को देखेंगे तो सत्य को स्वीकार करेंगे, और इस संघर्ष में आपकी विजय होना निश्चित है। महात्मा गांधी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस के धर्म में। वो ये कहते थे कि अहिंसा ही हम सबको एकजुट कर सकता है। तो इंडिया में आने के बाद से महात्मा गांधी साल भर जब पूरे इंडिया का दौरा करके वापस आते हैं, तब वो पहली बार मिलते हैं राजकुमार शुक्ला से, जो उन्हें चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो 1917 में 1917 में वो चंपारण जाते हैं बिहार के, जहाँ पे वो पीसेंट्स के साथ उनके जो स्ट्रगल है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे वो प्लांटेशन सिस्टम को एक मतलब जो ऑपरेसिव रिजीम थी उससे छुटकारा दिलाते हैं। वो 3 कठिया नील की खेती वाला कहानी था।
फिर 1917 में ही वो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ करते हैं खेड़ा के लोग के, जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं, जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहाँ पे जो फसलें बर्बाद हो गई थी और एपिडेमिक जो भी था प्लेग वाला, वो भी काफ़ी हद तक नुकसान किया था। तो जो खेड़ा के जो पीजेंट्स थे वो अपना रेंट वगैरह या जो कर है, टैक्स है, वो नहीं दे पा रहे थे और उनका ये डिमांड था कि सरकार उनसे इस बार टैक्स ना ले, उन्हें इस बार माफ़ कर दे। तो गांधी जी सत्याग्रह में उनके साथ खड़े होते हैं और उनकी डिमांड्स पूरी होती हैं। और फिर फाइनली 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं, जहाँ पे वो एक मिल स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो आप देखिए, गांधी जी आने के बाद बैक टू बैक 3 सत्याग्रह करते हैं और तीनों उनके लिए सक्सेसफुल होता है। यहीं से गांधी जी की इमेज एक महान नेता के रूप में पब्लिक में उभर के आती है और लोगों में उनकी एक ज़बरदस्त रिस्पेक्ट सर्कुलेट होने लगती है। फिर आता है हमारे लिए द राउलेट एक्ट। देखिए, जब वॉर ख़त्म हुआ, अब वॉर के दौरान ही सोचिए कितनी अराजकता फैल चुकी थी। ब्रिटिशर्स वॉर में बिजी थे, उसी दौरान ये तीनों सत्याग्रह भी हुए थे। पब्लिक के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा था, वो अब पहले से ज़्यादा उग्र और पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी होकर घूम रही थी, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए ठीक नहीं था। अब अपनी इस सक्सेस से गांधी जी भी थोड़ा सा बोल्ड महसूस कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने, भाई जो ब्रिटिशर्स ने देखा जो इस कंडीशन को, तो वो आते ही पहले एक कानून लागू करते हैं। उनका मकसद था कि जो इंडियन पॉपुलेशन इस समय जो इधर उधर कूद रही है उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक्ट लॉन्च किया जो सर सिडनी रॉलेट द्वारा दिया गया था, जिसका नाम भी था उन्हीं के नाम पे, द राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट 1919। इसके तहत क्या था कि जो भी सरकार की नज़र में संदिग्ध दिखेगा, सरकार उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेगी और इसके लिए कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, आपको डायरेक्ट कोई कोर्ट कचहरी नहीं करना, डायरेक्ट आपको जेल में डाल देंगे। असल में सच में ये काफ़ी ऑप्रेसिव है, इसीलिए इस गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। तो इसी काले कानून के विरोध के लिए गांधी जी 1919 में ही डिसाइड करते हैं कि वो एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, इसको राउलेट सत्याग्रह कहेंगे, क्योंकि वो राउलेट एक्ट के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाने की, मतलब जो कमेटी बनाई और इसमें लोगों को वो ये कहने लगे कि हम इस राउलेट एक्ट का विरोध करेंगे। हालांकि राउलेट एक्ट का विरोध आपकी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो यहाँ का कानून बनाने का जिसका काम था, वो भी एकजुट होकर इसका विरोध करते हैं। उसके इंडियन मेंबर्स पूरे यूनाइटेड होकर इसका अपोजिशन करते हैं, लेकिन फिर भी ये जल्दीबाजी में ही इस कानून को पास कर दिया जाता है। अब ये कानून तो देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट को कितनी पावर दे रहा है कि आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना किसी ट्रायल के आप 2 साल के लिए अंदर कर सकते हैं। और गांधी जी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे इस सब जो काले कानून हैं इनके खिलाफ। इसके लिए उन्होंने एक हड़ताल ऑर्गेनाइज़ करने की बात कही थी 6 अप्रैल के दिन। तो रैलीज़ वगैरह होने लगी चारों तरफ, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे जाने लगे, रेलवे वर्कशॉप वगैरह बंद होने लगी, शॉप जो आमतौर पे इधर उधर चलती थी चौराहे पे वो भी बंद होने लगी। अब इससे ब्रिटिशर्स घबरा गए। ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं उनकी कम्युनिकेशन लाइन वगैरह काट ना दिया जाए, टेलीग्राफ वगैरह डिस्टर्ब ना किया जाए। इसीलिए क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इन नेशनलिस्ट लोगों को, इन राष्ट्रवादी लोगों को पकड़ के अब एक एक करके इनको जेल में डालना चालू किया। लोकल लीडर्स को पकड़ के अमृतसर से जेल में डालने लगे। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया। और फिर 10 अप्रैल के दिन ही क्या हुआ, पुलिस वाले अमृतसर की एक भीड़ पे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी उसके ऊपर गोली चला देते हैं। इस वजह से भी लोगों का गुस्सा बहुत भड़का और ये गुस्से में क्या किया, पब्लिक ने बैंक वगैरह पे, पोस्ट ऑफिस वगैरह पे, रेलवे स्टेशन पे जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन उनको दिखे वो सब पे क्या करने लगी, अटैक करने लगी। अब इस अफरा तफरी को देख के उस जगह पे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ एक तरीके का इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता है जिसमें मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। तो मार्शल लॉ इम्पोज हो गया और जनरल डायर को कमांड दे दिया गया। फिर 13 अप्रैल को जो आपका इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो होता है। उसी दिन क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन रहता है बैसाखी का, तो एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रखी होती है जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग आसपास के लिए एक मेले का मैदान जैसा था, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होते थे। तो कुछ लोग तो वहाँ पे आए थे गवर्नमेंट के इन नियमों का विरोध करने के लिए, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ बैसाखी का मेला देखने के लिए आए थे। उनको, वो दूर से आए थे गांव से, उनको कोई परवाह नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी कि क्या होता है मार्शल लॉ, कहाँ मार्शल लॉ लगा, उसमें क्या होता है। वो तो बस बेचारे सामान खरीदने और मेला घूमने आए थे। अब ऐसे में क्या था, डायर उस जगह पे आ जाते हैं जलियांवाला बाग में और उसके निकलने के सारे रास्ते जो पार्क उसके बंद कर देते हैं और खुली जो भीड़ इधर उधर अपना टहल घूम रही थी उस पर गोलियाँ चलवा देते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और बाद में उनका खुद का ये कहना था कि हमने तो ऐसा किया था इसलिए ताकि लोगों के ऊपर एक मोरल इफ़ेक्ट आए,
जो सत्याग्रही हैं, जो ये राष्ट्रवादी हैं, इनके दिलों में एक दहशत पैदा हो जाए। हमने इस वजह से इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जलियांवाला बाग का कांड किया था। अब भाई ये जलियांवाला बाग का न्यूज़ जैसे ही फैलता है तैसे ही पब्लिक तो एकदम क्रोध में पागल होने लगी, और नॉर्थ इंडिया में ही बहुत सारे टाउन्स में स्ट्राइक्स वगैरह होने लगे, पुलिस और पब्लिक में बहुत ज़्यादा झड़प होने लगी, गवर्नमेंट बिल्डिंगों पे बहुत ज़्यादा अटैक होने लगा। और इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से एक ब्रूटल रिप्रेशन चालू कर देती है, जिसमें गवर्नमेंट का मकसद यही था कि जितने भी ये क्रांतिकारी लोग हैं इनको बेइज्जत करो, इनके अंदर दहशत पैदा करो। इस वजह से उन्होंने सत्याग्रही के साथ क्या किया, देखिए जितने सत्याग्रही थे उनको ज़बरदस्ती नाक रगड़वाते थे ज़मीन पे, बोलते थे तुम रेंग के चलो, सलाम करो सारे साहब लोग को। और ज़्यादातर जो भी थे वो मतलब पब्लिक के ऊपर कोड़े वोड़े बरसाए गए थे, जो गांव थे उनको बम से उड़ाया गया था। तो ये सारा जो दहशतगर्दी था गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कर रही थी। अब गांधी जी ये सब देखते हुए करते क्या, गांधी जी ने कहा कि अब अगर हम पब्लिक को इसी तरीके से मरने के लिए रोडों पे छोड़ देंगे तो ये ठीक नहीं है, और इसीलिए गांधी जी ने ये मोमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, इस मोमेंट को बंद कर दिया। देखिए रॉलेट एक्ट का भले ही बहुत ज़्यादा रॉलेट सत्याग्रह की चर्चा हुई थी, लेकिन ये जो मोमेंट था यह ज़्यादातर सिटीज़ में और टाउन्स में ही लिमिटेड था। अब गांधी जी चाहते थे कि पूरा ये जो मोमेंट हो रहा है ये सिटीज़ और टाउन्स तक नहीं हो, ये पूरा पैन इंडिया है, जिसमें एक मतलब अच्छी खासी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है सबके सब पार्टिसिपेट करें। और ऐसा तभी हो सकता था जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल के आएँ, और ऐसा करने के लिए गांधी जी को एक मौका वहाँ पे दिख रहा था। उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। अब आप पूछेंगे सर ये खिलाफत का मुद्दा क्या है, तो जब पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो पहले वर्ल्ड वॉर में जो आपके ऑटोमन टर्क्स हैं, ऑटोमन टर्की उस समय का ऑटोमन एम्पायर हार गया था। अब जो ऑटोमन एम्पायर के साथ लड़ने वाले और भी थे, जैसे जर्मन थे, ऑस्ट्रिया हंगरी थे, और उनके खिलाफ लड़े थे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, तो ये ब्रिटेन वाले की जीत हो गई थी। तो अब जीत होने के बाद जब ऑटोमन एम्पायर हारा तो उसके ऊपर र्यूमर्स ये थे कि ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही जो कठोर मतलब ट्रीटी है वो इनके ऊपर ऑटोमन एम्पायर के ऊपर इम्पोज की थी। अब उस समय के ऑटोमन एम्पायर के हेड थे जिनको खलीफा बोला जाता था, हम मतलब जो पोस्ट है खलीफा का, उन्हें उस समय के इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड मानते थे लोग। बड़ी जो पूरी दुनिया के मुस्लिम थे उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो अब ऐसे में जब उन्होंने देखा मुस्लिमों ने कि खलीफा के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हार्श ट्रीटी ब्रिटिशर्स इम्पोज कर रहे हैं, तो वो भी ब्रिटिशर से खुश तो होंगे नहीं। अब इसी मौके पे जो उस समय की मुस्लिम लीडर्स में जो सबसे यंग जनरेशन थी, जिसमें दो भाई काफ़ी फेमस थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, वो गांधी जी से डिस्कस करने लगे कि क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम एक यूनाइटेड स्ट्रगल कर सकते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल के आएँ। तो गांधी जी ने इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी कि हम मुस्लिम और हिंदुओं को एक छतरी के नीचे ला सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में 1920 में अपने लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, लेकिन जिसमें हम खिलाफत मूवमेंट को भी अपने साथ लेके चलेंगे और स्वराज भी हमारा मुद्दा रहेगा। तो अब आइए हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन क्या है। तो गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में 1909 में लिखा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे तभी शासन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, यानी जो नेटिव इंडियंस हैं, इनका सपोर्ट मिल रखा है, इन्हें कॉपरेशन मिल रहा है हमसे। अगर यही कॉपरेशन मिलना बंद हो जाए तो ब्रिटिश रूल जो है वो एक ही साल के अंदर कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज आ जाएगी। तो नॉन कॉपरेशन जो है, असहयोग का, ये कैसे एक मूवमेंट बन गया, कैसे एक आंदोलन बना। तो गांधी जी ने इसका एक जो स्ट्रैटेजी है वो बताई थी कि कई सारे स्टेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी उपाधियाँ मिली हैं जो गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसको हम छोड़ देंगे, उसे सरेंडर कर देंगे। दूसरा है ब्रिटिश की जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे सिविल सर्विस हो गई, आर्मी हो गया, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, इस सब का हम बाइकआउट करेंगे। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम करेंगे, अगर जब गवर्नमेंट हमारे पे वापस से मतलब वापस से हमें रिप्रेस करने की कोशिश करेगी तो हम एक फुल स्केल पे सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च कर देंगे। और समर आते आते 1920 तक ये क्या किया, मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया का टूर किया, जिसमें उन्होंने अपने इस प्लान के लिए लोगों का सपोर्ट जुटाना चालू किया। और देखिए अपने जो उस समय का कांग्रेस था उसमें भी सारा सब कुछ एक मत नहीं थे लोग।
कांग्रेस भी बहुत हद तक इस प्रपोजल को लेकर रिलेक्टेंट थी। वो ये सोच रही थी कि इलेक्शंस आ रहे हैं सर पे, तो हम इस काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट ना करें। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क सकती है और फिर सितंबर और दिसंबर में मतलब इस वजह से ही कांग्रेस के अंदर बहुत सारी मुठभेड़ भी होती है। लेकिन हाँ, बहुत समय तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई कंसेंसस ही नहीं आ पाएगा, कोई एक मत होगा ही नहीं जिस पे सारे लोग राज़ी हो जाएंगे। लेकिन फिर हुआ क्या, फाइनली कांग्रेस सेशन का जो नागपुर का कांग्रेस सेशन था 1920 में, वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ वर्क कर लेते हैं लोग, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर अब जब कांग्रेस ने इस चीज़ को चालू कर दिया तो अब ये मूवमेंट कैसे कैसे करके अनफोल्ड हुआ, कौन कौन ने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया और किस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप्स में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया दिखा। कई सारे तो बड़े अतरंगी अभी देखते हैं हम। देखिए, अलग अलग सबके स्टैंड्स थे इस मूवमेंट को लेके। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में चालू हुआ था, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था और सबका एक मतलब जो रिस्पॉन्स था स्वराज की मांग के लिए, उस सब ने अपना रिस्पॉन्स अलग अलग दिया। अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स था। सबसे पहले हम टाउन्स में देखते हैं, टाउन्स में क्या हुआ था। देखिए, ये मूवमेंट स्टार्ट होता है मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन से, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स को छोड़ देते हैं। हेडमास्टर वहाँ के, टीचर वहाँ के रिज़ाइन कर देते हैं। लॉयर्स वगैरह जो थे वो लीगल प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं और काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले थे उसको भी बाइकआउट कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, मद्रास में जहाँ पे जस्टिस पार्टी वर्क करती है वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की थी। वो ये सोच रहे थे कि उनके पास यही एक मात्र तरीका है जिससे वो थोड़ी सी पावर गेन कर सकते हैं, जो कि पहले के समय में क्या था, वो पावर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोगों के पास हुआ करती थी। तो जस्टिस पार्टी के लोगों ने सोचा कि हमारे लिए यही सही मौका है कि हम पावर को अपने हाथ में ले पाएंगे। फिर अब इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या इसका आउटकम था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट था वो इकोनॉमीज़ पे भी बहुत ड्रामेटिक रूप से पड़ा। जो सारे फॉरेन के जो भी वस्तुएं थी उसका बाइकआउट कर दिया गया। जो दारू शराब की दुकानें थी उसको भी पिकेट कर दिया। पिकेट करने का मतलब है उसके आगे खड़े होकर वहाँ पे किसी को कस्टमर को ना जाने देना, वहाँ पे रोकना। जब कस्टमर अंदर नहीं जाएंगे तो खरीदेंगे नहीं, इससे उनका सेल नहीं हो पाएगा। जितने भी विदेशी कपड़े थे उनको बड़े बड़े बॉनफायर्स बना बना के उसमें जला दिया गया। जितने भी बाहर से आने वाले गुड्स थे वो उस दौरान तो समझो आधे हो गए थे। जब यहाँ पे उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको बाहर से इंपोर्ट कराने का क्या मतलब बनता है। तो देख लीजिए, 102 करोड़ से इंपोर्ट घट के 57 करोड़ पे आ गया था। लगभग आधे आधे की गिरावट महसूस हुई थी। जो बहुत सारे जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी जो विदेशी मटेरियल है उसके इंपोर्ट में मतलब उस वहाँ से हाथ हटा लिया, इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत लोग जो थे वो इंपोर्टेड कपड़ों को डिस्कार्ड करने लगे, उसे रिजेक्ट करने लगे और सिर्फ इंडिया के जो बने कपड़े हैं, जैसे इंडिया की कॉटन मिल्स से बना हुआ, इंडियन टेक्सटाइल का बना हुआ खादी वगैरह, वो सब पहनने लगे। लेकिन समय के साथ ये भी चल नहीं पाया ज़्यादा समय तक। अब इसका कारण देखते हैं। ऐसा हुआ जब शहरों में खादी की बात की गई तो खादी एक्चुअल में बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, उतना सस्ता नहीं मिलता था। मिल के कपड़े मशीन से बनते थे तो वो क्या थे, वो मास प्रोडक्शन से होके आए हुए हैं, इतनी इतनी गट्ठल बनी हुई है तो वो सस्ते मिलते थे। खादी हैंडमेड हुआ करता था तो खादी की कीमत ज़्यादा थी। अब सब गरीब लोग तो खादी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो ज़्यादा दिन तक फ़ॉरेन के बने हुए मिल के कपड़ों को बहुत समय तक बायकॉट नहीं कर पाए। दूसरा, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को जो इन्होंने दनादन छोड़ दिया था, अब वो तब सक्सेसफुल हो पाता जब अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते। जैसे अगर ब्रिटिश का स्कूल छोड़ा तो इंडिया का स्कूल मौजूद होना चाहिए था। ब्रिटिश की आपने जो कॉलेजेस को छोड़ा, वहाँ की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़ा, तो उसके पैरेलली इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए थे। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस इंडिया के पास धीरे धीरे करके आ पाए। उस समय तक वो डिमांड्स पूरी न होने के कारण जो स्टूडेंट और टीचर्स थे वो वापस से धीरे धीरे करके उसी गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स के स्कूलों में वापस जाने लगे। लॉयर्स ने भी वापस से उन्हीं गवर्नमेंट कोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। अब हम शहरों के आसपास के कंट्री साइड इलाके की बात करते हैं। इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे फैला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था ये स्ट्रगल को पीजेंट्स और ट्राइबल द्वारा अनफोल्ड किया गया था। जैसे कि क्या हुआ था, अवध की बात है। अवध का जो पीजेंट का जो ये प्रोटेस्ट वगैरह है, ये इसको लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। ये एक सन्यासी थे जो पहले फ़िजी में एक आइडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करते थे। अब आप पूछेंगे आइडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं, तो सपोज़ करो आपको यहाँ से कोई काम कराने के लिए अच्छे अच्छे वादे करके कहीं विदेश ले गया। अब विदेश जाके आपको लग रहा है कि मुझे अब यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे वापस जाना है। लेकिन तब आपसे पूछा जाएगा कि वापस जाने के लिए आपके पास टिकट के पैसे हैं, तो आप कहेंगे अभी तो मैं आया ही हूँ, मेरे पास कहाँ है पैसे कि मैं जहाज़ में वापस बैठ के जा सकूँ। तो बोलते थे ठीक है, यहाँ पे 2 साल काम करो,
2 साल जब काम करोगे तो तुम्हारे पास इतने पैसे मैं दे दूंगा कि तुम वापस टिकट पकड़ ट्रेन या बस पकड़ के या एयरवे वाटरवे पकड़ के अपने घर जा सके हो। तो इस कंडीशन में जो ये लेबर कर रहे हैं उनको बोला जाता था आइडेंचर्ड लेबर। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे वो फ़िजी में आइडेंचर्ड लेबर के तौर पे ही काम करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ के जो लोकल ताल्लुकदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ मूवमेंट को बढ़िया से मतलब प्रदर्शित किया। वहाँ के पीजेंट्स परेशान थे वहाँ के हाई रेंट से, और बहुत अलग अलग तरीके के वो लोग और टैक्सेस लगा रखे थे। और कई बार पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि बेगार करो। बेगार मतलब आप मजदूरी करो बिना किसी पगार के, उसको बोलते बेगार। फिर जो यहाँ पे जो मजदूर काम करते थे उनको टेन्योर की भी सिक्योरिटी नहीं थी कि कितने समय तक यहाँ पे नौकरी पे रह सकते हैं। उन्हें बार बार उन्हें कह दिया जाता था कि आप ज़मीन खाली करके भाग जाओ यहाँ से, और ये किसी दूसरे को दे दिया जाता था। तो इसी सबसे परेशान होकर उन लोगों ने इन्हीं ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ये मूवमेंट किया। कई जगह पे नाई धोबी बंद का कॉन्सेप्ट आया था। नाई धोबी बंद क्या था कि इसमें पंचायत में जो ये लैंडलॉर्ड वगैरह हैं उनको हम जो बार्बर्स या बार्बर और वॉशरमैन की फैसिलिटी नहीं देंगे, जैसे नाई और धोबी का काम इनके लिए नहीं करेंगे। फिर हुआ क्या, 19 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू भी इन अवध में आते हैं और इन जो प्रदर्शनकारी हैं इनसे मिलते हैं। वहाँ पे वो इनकी तकलीफ़ों को सुनते हैं, और अक्टूबर आते आते अवध किसान सभा सेटअप हो जाती है जिसके हेड रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग। महीने नहीं हो पाते हैं कि कम से कम 300 ब्रांचेस, इसकी 300 शाखाएं अलग अलग गाँव में इसके बन जाती हैं। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है 1921 में, तो फिर क्या करता है ये जो मतलब जो इनका किसान सभा है ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। और ये स्ट्रगल को मतलब इस स्ट्रगल को इस तरीके से डेवलप करते हैं जैसे आप ये कोशिश करिए समझने की कांग्रेस अगर खुद से इन्हें कहती तो ऐसा नहीं करने को कहती। तो इन्होंने किया क्या था आप ये देखिए। जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में, तो ये क्या करने लगे, ये ताल्लुकदारों के घर में जा जाके हमला करने लगे, व्यापारियों के घर को मतलब अटैक करने लगे, बाज़ारों को लूटने लगे, जो अनाज के भंडार हैं उन पे कब्जा करने लगे। और बहुत जगह पे तो क्या हुआ कि लोकल लीडर्स में और मतलब ये बात हुई कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि टैक्स नहीं देना है अब से, और जितना भी लैंड है मतलब जितनी भी ज़मीन है उसको आपस में बांट लेनी है। अब गांधी जी का नाम लेके इन्होंने ये सारे काम किए थे। अब आप तो सोच ही सकते हैं कि गांधी जी हकीकत में ये सब करने को कहेंगे कि नहीं। ट्राइबल्स का अपना ही अलग सीन था। ट्राइबल्स क्या करते हैं, ट्राइबल्स जो गांधी जी का स्वराज का मैसेज है उसको अलग तरीके से ले लेते हैं। तो ये गुडेम हिल्स की बात है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे कुछ समय के लिए ये लोग क्या करते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर की छापामार युद्ध पद्धति की मतलब सहारे लेते हैं। 1920s में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं जो ब्रिटिशर्स के कैरावान्स वगैरह हैं उस पर ये छापामार युद्ध पद्धति की मदद से उसको लूटने वगैरह लगते हैं। अब हुआ क्या था, इनकी दिक्कत क्या थी, ये जो ट्राइबल्स थे दिक्कत इनकी ये थी कि इन्हें गांव में लोग को जो फॉरेस्ट होता था इनके गांव से लगा हुआ उसमें इनको भेड़ बकरी चराने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहाँ से लकड़ी वगैरह फल वगैरह इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और जबकि ये ऐसा सदियों से करते आ रहे थे, इन्हें लग रहा था कि इनका ये जो ट्रेडिशनल राइट है ये भी इनसे छीना जा रहा है। इस वजह से ये भी काफ़ी नाराज़ थे। और जब भी उस इलाके में गवर्नमेंट कुछ बिल्डिंग का काम रोड बिल्डिंग का काम या रेलवे का काम कराती थी तो इन्हें पकड़ पकड़ के इनसे ज़बरदस्ती बेगार कराती थी, मतलब इनसे काम भी कराती थी और इनको पैसा भी नहीं देती थी। तो इस सब सिचुएशन में इनको लीड करने के लिए एक इंटरेस्टिंग फिगर सामने आते हैं जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। वो कहते थे कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि वो एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो लोगों को हील कर सकते हैं मतलब उनकी इलाज कर सकते हैं उनको। और ये कहते थे सीताराम राजू कि अगर मुझे गोली भी लग जाए तो भी मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से जो रिबल्स हैं वो उनको भगवान का अवतार मानते थे। राजू बार बार गांधी जी की महानता की चर्चा करता था और वो कहता था कि वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और वो इसी वजह से लोगों को ये अलूरी सीताराम राजू जी कहते थे कि आप सबको करना क्या है, आप सबको खादी पहनना है, ठीक है। और सारी चीज़ें तो ठीक थी। और ये कहते थे कि मैं कुछ चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, जैसे कि ये कहते थे कि इंडिया को हम तब तक आज़ाद नहीं करा पाएंगे जब तक हम बल का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें अहिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होना है। तो एक बार हुआ क्या कि गुडेम हिल्स पे जो रिबल्स हैं वो पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करते हैं। और ये कौन करवा रहा था, ये गोरिल्ला वॉरफेयर करवा रहा था अलूरी सीताराम राजू। इनका मकसद था स्वराज लेना। अब उसी में क्या होता है, राजू जी कैप्चर हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं और 1924 में उनको एग्जीक्यूट करा देते हैं, यानी उनको मौत की सज़ा हो जाती है। लेकिन समय के साथ वो लोगों में एक लोकनायक बन के उनके गीतों में और उनके कहानियों में अमर रह जाते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग प्लांटेशंस में क्या हो रहा था। प्लांटेशंस में स्वराज को किस तरीके से, प्लांटेशन वो जगह होती है जहाँ पे चाय कॉफ़ी की जो खेती होती है उसी को बोलते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, वर्कर्स ने अलग ही कहानी समझ ली थी गांधी जी के स्वराज की बात की। उन्हें लग रहा था कि जो ये प्लांटेशन वर्कर्स आसाम में काम कर रहे हैं, अब उन्हें आज़ादी मिल गई है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। भाई उनको पूरे खेत में एक बंधुआ की तरीके से रखा जाता था कि इस फील्ड से आपको निकल के कहीं जाना नहीं, यहीं काम करना है, यहीं खाना है, यहीं सोना है। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अब तो स्वराज आ गया है, अब तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, इसी छोटी सी जगह में अब वो नहीं रहेंगे। और उन्हें लग रहा था कि अब समय आ गया है कि अब वो अपनी जिस गांव से आए हैं वहाँ पे उन गांव पे लौट चलें। और इसी जो इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 था, उनमें प्लांटेशन वर्कर्स को कहा गया था कि आप अपने टी गार्डन को छोड़ के बिना परमिशन के कहीं जा नहीं सकते हैं। और उन्हें ऐसी परमिशन कभी मिलती भी नहीं थी, मतलब वो उनकी ज़िंदगी वहीं कटती थी। लेकिन नॉन कॉपरेशन का सुनते ही बहुत हज़ारों की संख्या में वर्कर्स जो है वो अपने अथॉरिटीज़ की बात को नहीं मानते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें लग रहा था कि गांधी राज आ रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो गांव जाएंगे, गांव जाने के बाद उनकी गांव में उनको ज़मीनें दे दी जाएंगी। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं पाता, वो गांव कभी पहुंच नहीं पाते हैं। रास्ते में ही उनको रेलवे वगैरह के स्टीमर स्ट्राइक करके उन्हें पकड़ लिया जाता है और बहुत ही बुरी तरीक़ा से उनको पीटते हुए पुलिस वापस लेके आती है। देखिए, जो ये अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे हर जगह पे, ये कांग्रेस ने ऐसा करने को नहीं कहा था, ये खुद से लोगों की इमेजिनेशन थी कि वो इसी तरीके से उसको इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट कह लीजिए वो करते थे। जब भी गांधी जी के नाम की बात आती थी तो वो लोग उसको ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए स्लोगन बनाते थे कि स्वतंत्र भारत हो गया है। और वो इतने ज़्यादा हद तक उससे इमोशनल हो जाते थे कि ये समझिए कि पूरे इंडिया में एक इमोशनल फीलिंग को मतलब फैला देता था ये नारा। और जब भी वो लोग गांधी जी के नाम पे कोई काम करते थे या कांग्रेस के साथ अपना नाम जोड़ते थे, तो वो अपनी उस जो लोकेलिटी है उससे कहीं ऊपर चीज़ों पे कनेक्ट कर जाते थे। उनके मन में तब अपना गांव नहीं चलता था, उनके मन में कहीं ना कहीं गांव से बढ़ के कोई चीज़ है, कोई देश भी ऐसी कोई भावना है जिसमें मेरे से ना जुड़े हुए लोग भी मुझसे कहीं ना कहीं एक फीलिंग से जुड़ गए हैं। मैं भी उसी देश का सम्मान कर रहा हूँ, उसी गांधी जी का, उसी कांग्रेस की चर्चा कर रहा हूँ और बाकी लोग भी ऐसा करें। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्हें आपस में भी एक कनेक्शन फील होने लगता है। हाँ, ये सीन है चौरी चौरा का। हुआ क्या था कि एक पुलिस की मुठभेड़ में लोगों को, चौरी चौरा जो है गोरखपुर के पास है, वहाँ पे हुआ क्या था कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कुछ पुलिस वालों के साथ इनकी मुठभेड़ हो जाती है। और इस मुठभेड़ में क्या होता है कि कुछ गोलियां चलती हैं और गोलियां चलाने के बाद जब पुलिस वाले अपने थाने में जाते हैं तो वहाँ की जो भीड़ है वो इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाती है कि उस थाने को चारों तरफ से घेर के बंद करके ताला मार के बाहर से और आग लगा देती है उस पुलिस स्टेशन में, जिसमें बहुत सारे पुलिस कर्मचारी मारे जाते हैं। ये इंसिडेंट सोच के कितना ये दर्दनाक इंसिडेंट था, गांधी जी ने इस मोमेंट को वापस कर लिया था, इस मोमेंट को बंद कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सत्याग्रही अभी अच्छे से ट्रेन नहीं है, हमें इनको और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि ये जो हथियार का इस्तेमाल है, अहिंसा को ना अपनाने का जो इनका प्रवृत्ति है, ये छूटे। लोग अहिंसा पे चल के आज़ादी लें ताकि जब वो आज़ाद हो जाएं तब भी उनके अंदर कुछ सभ्यता रह जाए। बंदूक से आज़ादी लेंगे तो बंदूक से शासन भी करना पड़ेगा, जो कि देश के लिए लंबे समय में ठीक नहीं था। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हुआ क्या था, फरवरी 2022 में गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, उन्हें वापस बुला लिया था सत्याग्रही को। उन्हें लग रहा था कि जो सत्याग्रही हैं वो अच्छे से ट्रेन नहीं है मास स्ट्रगल के लिए। इस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस के ही कुछ लोग थे वो गांधी जी से अब सहमत नहीं हो पा रहे थे पूरी तरीके से। उन्हें लग रहा था ये मास स्ट्रगल वगैरह से कुछ नहीं होना है, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट में अंदर से घुस के कुछ बदलाव कर पाएंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे रिफॉर्म्स की मतलब मांग करने वाले उनके पार्टी में ही थे, जैसे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने स्वराज पार्टी बना ली थी कांग्रेस के अंदर ही, और वो कह रहे थे वापस से हम काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। लेकिन उसी समय पे जो यंग लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो चाहते थे कि अभी हमें फुल स्केल पे कुछ मास एजिटेशन, जन आंदोलन फिर से करना चाहिए। कुछ ज़्यादा रेडिकल मूवमेंट्स की तरफ ये लोग अपना झुकाव रखते थे। उन्हें लगता था पिटीशन पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होता है। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, ऐसे सिचुएशन में बहुत इंटरनल डिबेट्स होती हैं और जो दो फैक्टर्स है वो अपने अपने ओपिनियन को लेके पोलराइज होने लगती है। अब इसी दौरान क्या होता है, जो पहला इफ़ेक्ट होता है वो भाई वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, बहुत बड़ी लेवल पे आर्थिक तंगी पूरे वर्ल्ड में महसूस की जाती है। जो एग्रीकल्चर की प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं और 1930 तो आते आते ये सारे प्राइसेस कोलैप्स कर जाते हैं।
ये प्राइसेस कोलैप्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब दाम बहुत घट गया, आप सबको ज़्यादा ज़्यादा खरीद लेना चाहिए। दाम इसलिए घट गया है क्योंकि किसी की जेब में पैसा ही नहीं बचा था कि वो डिमांड कर पाएँ। जब डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई भी क्या ही होगी, तो सारे जो मार्केट थे वो पूरी तरीके से कोलैप्स करने लगते हैं। और जितने भी सोचिए आप किसानों की नज़र से देखिए, जो उन्होंने फसल बनाई है, फसल को उगा के इतना समय बिताया उस पर, उसको वो सोच रहे थे कि जब फसल तैयार होगी तो हम इसे बेच के कुछ दाम पाएंगे। लेकिन जब मार्केट ही नहीं रह गई है, उनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, उनका कोई ग्रेन्स वगैरह खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? उतना सारा अनाज किसान अकेले खा तो लेगा नहीं। तो समझिए कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन उस समय की ख़राब चल रही थी। और 1930 आते आते पूरा इलाका एकदम तबाही के माहौल में आ गया था। अच्छा, इसी सब बैकग्राउंड में ब्रिटेन में एक नई ट्रॉय गवर्नमेंट बनती है, जो एक स्टैट्यूटरी मतलब एक लॉ कमीशन भेजती है सर जॉन साइमन केंडर, जिसका मकसद ये रहता है कि इसी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को आप समझिए, ये क्यों आंदोलन हो रहे हैं इसको परखिए, और इसके मतलब रिस्पॉन्स में हम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, इसके लिए आपको चेंजेस सजेस्ट करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो कमीशन आ रहा था सर जॉन साइमन केंडर, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब आप सोच के देखिए कि आप भेज रहे हैं इंडिया की तरक्की उन्नति की बात करते हुए उनके लिए नया कानून बनाने की, अब उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, तो कौन सी जो ब्रिटिशर्स की मतलब फीलिंग है जो इंडियन के साथ कनेक्ट होगी? कौन सा ब्रिटिशर होगा जो इंडियन की फीलिंग समझेगा और उस हिसाब से वहाँ के कानून बनाएगा? तो इसी वजह से लोग काफ़ी क्रोधित होते हैं और इस साइमन कमीशन का ज़बरदस्त विरोध करते हैं। तो जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, उसको तुरंत ही ये नारे और झंडे दिखने लगते हैं कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इसमें बहुत सारी पार्टीज जो कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब लोग डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हीं सब पे कब्जा करने के लिए कि ये सारे मतलब दंगे फसाद, ये सारे आंदोलन ना हों, इसीलिए क्या करते हैं, वायसरॉय इरविन जो है, लॉर्ड इरविन उस समय के, वो ऑफ़र करते हैं डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए। डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि इंडिया इंटरनली तो आज़ाद रहेगा, लेकिन बाहर से जो उसका डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, वो सब ब्रिटिशर्स देखेंगे। आप इंटरनली घर घर खेलो, बाहर से सारे डिसीजन जो इंपॉर्टेंट हैं वो पीस और ट्रीटी वाले, वॉर वाले, वो सब ब्रिटिशर्स लेंगे। और ये भी कहा था कि कब देंगे डोमिनेंट स्टेटस, दे देंगे आगे चल के, ऐसा नहीं कहा था कि कब देंगे, कोई डेट कुछ नहीं। और इसी को चर्चा करने के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब इससे ब्रिटिशर्स की जो ये मतलब जो ऑफ़र है, इससे कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं होती है, और जो रेडिकल सेक्शन है कांग्रेस का, जिसको उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैंडल कर रहे थे, वो और ज़्यादा इससे मतलब विरुद्ध होने लगे इसके। बल्कि जो लिबरल्स वगैरह थे, जो मॉडरेट्स थे, जो नरम दल के लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फ्रेमवर्क को जो है वो प्रपोज़ किया। उन्होंने कहा कि मतलब हम वही पिटीशन वाली बात कि हम वो संविधान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे चल के इसका जो है प्रभाव है वो ख़त्म हो गया। 1929 आते आते जो जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी थी उस वक्त कांग्रेस के पास, तो लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होती है, फुल इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए। और उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे, और सारे जो लोग हैं वो एक शपथ लेंगे कि हम भारत के लिए संपूर्ण आज़ादी की संघर्ष करेंगे। लेकिन ये जो इनका इवेंट था, इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल नहीं पाती है। गांधी जी को लगता है कि इससे कोई बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम मैक्सिमम से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाएँ। लेकिन उस समय के हिसाब से ये ढूंढ पाना ही काफ़ी मुश्किल था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सारे लोग जुड़ते हैं, गरीब, अमीर, छोटी जात, बड़ी जात, हिंदू, मुस्लिम, जो भी पॉसिबल आपके अंदर आइडिया आ रहा है, सब चीज़ के बीच में क्या ऐसा कॉमन मैं ढूंढूं कि जिससे सारे लोग यूनाइट होकर एक साथ आ जाएं। तो उन्हें मिलता है नमक, जो कोई जात पात, कोई धर्म कुछ नहीं देखता, सब लोग सॉल्ट का यूज़ करते हैं, सब लोग नमक का सेवन करते हैं और रोज़ करते हैं। तो इसी को गांधी जी ने मुद्दा बनाया, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ने सॉल्ट के प्रोडक्शन पे भी जो है वो मोनोपोली गेन कर रखी थी कि केवल सरकार ही नमक बनाएगी, आम लोगों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं है। और नमक बनाना कोस्टल एरिया, समुद्री क्षेत्रों के लिए बहुत आम बात था, वो लोग साधारण तरीके से ही नमक बना सकते थे और उसी का यूज़ करते थे। तो क्यों जाएँ वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ये ब्रिटिशर्स का जो नमक खरीदने, क्योंकि अब भाई उन पे टैक्स, उन पे ये चीज़ जो लॉ है वो बन चुका था कि आपको नमक नहीं बनाना है, सरकारी नमक खरीदना है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों के अंदर अनरेस्ट था। तो गांधी जी ने यही जो है नमक को एक पावरफुल सिंबल के तरीके से लिया और उसी से उन्होंने देश को एक साथ लाने की कोशिश की। तो होता क्या है, 31 जनवरी 1930 को वो वायसरॉय इरविन को एक लेटर भेजते हैं जिसमें उन्होंने अपने 11 डिमांड्स रखी थी।
बहुत सारे उसमें जनरल इंटरेस्ट के थे, जिसमें अलग अलग क्लासेस का भी उसमें कुछ ना कुछ दिया गया था। मतलब सबके लिए जो 11 डिमांड थी उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ भलाई लिखी थी। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से थी, मतलब उद्योगपतियों से, कुछ पीजेंट से थी, सबका उसमें कुछ ना कुछ था। ये बहुत वाइड रेंजिंग डिमांड्स थी। फिर होता क्या है, ये जो डिमांड जैसे ही मतलब इरविन तक जाती है, इरविन उसको मना कर देते हैं। और इसी वजह से क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी थे वो वापस से कहते हैं कि अब आप, मतलब ये एक अल्टीमेटम जैसा देते हैं कि अगर आप हमारी ये डिमांड नहीं मानोगे तो हम जो है वो इसके रिएक्शन के तहत हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू कर देंगे। तो अब कैंप उस समय के इरविन जो थे वो कुछ मतलब अपना इच्छा जाहिर नहीं किया कि हम कुछ इस पर मांडोली करना चाहते हैं। तो ऐसा ना हुआ, गांधी जी की डिमांड पूरी नहीं हुई, तो गांधी जी ने अपना जो फेमस सॉल्ट मार्च है वो चालू कर दिया। अपने 78 जो वॉलंटियर्स हैं उन्हीं के साथ ये मार्च को चालू की, जिसमें उन्हें 240 मील जाना था। जो शुरू हो रहा था ये सफ़र गांधी जी के आश्रम साबरमती से, और गुजरात के कोस्टल जो टाउन है डांडी, वहाँ तक जाना था। इसमें वो हर रोज़ 24 किलोमीटर चलेंगे 10 दिन के लिए। तो 10 दिन में उनका ये 240 मील का सफ़र तय हो जाएगा। अब इस सफ़र के दौरान हज़ारों लोग दूर दूर से गांधी जी को सुनने के लिए आते थे। जब भी वो कहीं रुकते थे तो हज़ारों में भीड़ जुट जाती थी, जो शांतिपूर्वक वहाँ बैठ के उनकी बातें सुनती थी। और उसी में गांधी जी सबसे ये कहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से आप ब्रिटिशर्स को, मतलब जो सविनय अवज्ञा वाली बात है कि आप ब्रिटिशर्स की बात ना मानिए, लेकिन क्रोध में नहीं, शांतिपूर्वक प्यार से आप बस उनको मना कर दीजिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो 6 अप्रैल के रोज़ वो डांडी पहुंचते हैं और पूरे सेरेमोनियल तरीके से वो इस लॉ को तोड़ते हैं। अपने हाथों से ही वो नमक वहाँ पे बनाते हैं, सी वाटर को, मैंने समुद्र के पानी को बॉयल करके। इसी से शुरुआत हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इस मूवमेंट में क्या था, क्या अलग था पहले से, इसमें लोगों से क्या डिमांड लगाई गई थी। इसमें लोगों को यही नहीं कहा गया था कि सिर्फ आपको कॉपरेशन नहीं करना है, आपको ब्रिटिश की अथॉरिटीज़ को मतलब इनकार भी करना है। जगह जगह पे जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको तोड़ने हैं। इसमें हुआ क्या कि हज़ारों जगहों पे जो देश में ये सॉल्ट है वो सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, नमक बनाया गया, और उसको गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उसी के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि लो, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, हम ये जो कानून है इसको तोड़ रहे हैं। इसमें जैसे जैसे मूवमेंट फैलता गया वैसे वैसे फिर क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार होने लगा, और जो शराब वगैरह की दुकानें हैं उसको पिकेट करने लगे, वापस से उसको घेर के खड़े होने लगे ताकि कोई अंदर ना जा पाए। चौकीदारी टैक्स देने से लोगों ने मना कर दिया। विलेज के जितने भी ऑफिशियल्स थे सब ने रिज़ाइन कर दिया, और अलग अलग जगहों पे जो जंगल के कानून है, फॉरेस्ट लॉज है, उनको भी तोड़ा जाने लगा। उनको तोड़ना मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट सरकार ने डिक्लेयर कर रखा था उसमें भी लोग जा के लकड़ी इकट्ठा करने लगे और अपने गाय भैंसों को, भेड़ बकरियों को वहाँ चराने के लिए ले जाने लगे। अब इस सब डेवलपमेंट को देखते गवर्नमेंट चुप तो बैठेगी नहीं। गवर्नमेंट फिर क्या करती है, कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके पकड़ पकड़ के जेल में डालना चालू कर देती है। इसमें बहुत जगह पे मतलब एक वायलेंट क्लैश होता है पब्लिक में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। इसी दौरान जो अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, जो गांधी जी के एक मतलब बहुत अच्छे खासे जो डिसाइपल थे, उनके भक्त थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल में 1930 को। जगह जगह पे क्रोधित भीड़ जो है वो प्रदर्शन करती है। पेशावर में भी उन्हें आर्मर्ड कार्स का सामना करना पड़ता है, पुलिस जगह जगह पे फायरिंग कर देती है। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे शोलापुर में, उन पे अटैक, वो क्या करते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने शोलापुर में पुलिस पोस्ट पे अटैक कर दिया था, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया था, और लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे भी जितने भी ब्रिटिशर्स के जो सिंबल थे, जहाँ पे ब्रिटिश पावर दिख रही थी, उन्हें वो लोग क्या करने लगे, एक एक करके उन्हें विध्वंस करने लगे। अब इस सब में डरी हुई सरकार भी एक ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाती है। बहुत सारे सत्याग्रहियों पे अटैक किया जाता है, औरतों और बच्चों को भी पकड़ पकड़ के मारा जाता है, और कम से कम 1 लाख लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इतनी तबाही देखने के बाद गांधी जी फिर से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का डिसाइड करते हैं, इस मूवमेंट को बंद करने का डिसाइड करते हैं, और इरविन के साथ समझौते के लिए 5 मार्च को 1931 में बैठ जाते हैं। इसमें एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। इसमें गांधी जी ये कहते हैं कि हाँ, मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लूँगा, जिसको पहली बार जब गोलमेज सम्मेलन होता तो कांग्रेस ने उसको बायकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। लेकिन दूसरी बार गांधी जी तैयार हो गए कि हाँ, मैं लंदन जाऊँगा और मैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लूँगा। इसमें हुआ दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं,
और जब निगोशिएशंस उनके हिसाब से नहीं हो पाती हैं तो वो इंडिया वापस आते हैं और काफ़ी निराश होकर वापस आते हैं। जब इंडिया वो वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ के तो हालात ही बदल चुके हैं। गवर्नमेंट एक नया साइकिल ऑफ रिप्रेशन चालू कर रखी है जिसमें गफ़ार खान, जवाहरलाल नेहरू सब जेल में जा चुके हैं। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है और बहुत सारे सीरियस मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसमें उनको गांधी जी को क्या करना हो, जिसमें मीटिंग, बाइकॉट, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। अब इस सब को देखते हुए गांधी जी ने वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन साल भर के अंदर ये मूवमेंट जो चल पाया और 1934 आते आते इसका मोमेंटम ख़त्म हो गया। गांधी जी, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो उस वक्त जो ये लाखों प्रिजनर्स यहाँ पे जो जेल में डाल दिए गए थे, गांधी जी ये रखते हैं प्रस्ताव, जो यहाँ पे 1 लाख प्रिजनर्स हैं, गांधी जी ये प्रस्ताव रखते हैं कि सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया था, सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए। तो और सारे प्रिजनर्स को छोड़ा भी जाता है। इरविन कहता है कि मैं सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दूंगा, लेकिन इसी दौरान आप सोचोगे कि गांधी जी खुद एक वकील थे, उनसे बातों में ऐसी चूक कैसे हो गई। जब इरविन ने कहा था कि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ूंगा तो उसमें भगत सिंह को उसने एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि भगत सिंह के ऊपर कुछ क्रिमिनल आरोप थे, क्योंकि उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो कहते हैं लोग कि गांधी जी से ऐसी चूक कैसे हो गई थी, लेकिन हालांकि आगे बढ़ते हुए लेट्स मूव ऑन। अब पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को कैसे देखा, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको ये मूवमेंट अंदर से कैसा, मतलब क्या फील हो रहा था, हम उसको देखते हैं। गांव के अगल बगल जो थे, जो रिच पीसेंट्स थे, जैसे कि पटीदार हो गए गुजरात के या उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये लोग प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप के। उन्हें इस डिप्रेशन का, जो आर्थिक मंदी आई थी, इसका सबसे ज़बरदस्त झटका लगा था, क्योंकि जिनके जो कमर्शियल क्रॉप्स थे वो बिक नहीं पा रहे थे, मार्केट एकदम से क्रैश हो चुकी थी। तो इसमें वो करते क्या, इसीलिए वो सरकार का उस वक्त विरोध कर दे रहे थे। और अब ऐसे में जब उनके पास इनकम नहीं आ रही थी तो गवर्नमेंट द्वारा जो रेवेन्यू का डिमांड हो रहा था उसको भी वो नहीं दे पा रहे थे। और जब उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि भाई जब इतनी हालत ख़राब है तो आप एक काम करो, रेवेन्यू को इस साल थोड़ा सा जो है उसको रिड्यूस कर दो, कम कर दो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट के जो खिलाफत करते करते ये जो रिच पीजेंट्स हैं ये कांग्रेस से आ मिलते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उनके लिए जो ये फ़ाइट था रेवेन्यू के, उनके लिए जो ये सिविल डिसोबीडियंस की फ़ाइट थी, वो स्वराज एक्चुअल में इनके लिए क्या था, उनके लिए ये था कि हमें जो इतना लंबा चौड़ा रेवेन्यू देना पड़ रहा है हम वो देने को तैयार नहीं है, और इसको है जो गवर्नमेंट है ये इस रेवेन्यू को इस साल रिड्यूस करे। लेकिन हाँ, जब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है और गांधी जी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देते हैं, तो इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। और दोबारा से जब वो 34 में आके वापस चालू करना चाहते हैं 32 में, तो फिर ये लोग जो रिच पीजेंट्स हैं वो मना कर देते हैं कि हम क्या करें, हम वापस अगर चालू करेंगे मूवमेंट आप फिर बंद कर दोगे, तो उससे अच्छा हम अब हिस्सा नहीं ले रहे हैं इसमें। अच्छा, जो छोटे जो लेवल के पीजेंट्स थे उनका क्या मानना था, उनका ये कहना था कि सिर्फ जो रेवेन्यू है उसी को कम ना करिए, आप साथ ही साथ उनकी हालत देखिए। वो क्या है, वो एक छोटे मोटे टेनेंट्स थे जो ऐसे लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे जो खुद उनका नहीं था, और डिप्रेशन जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ही उनकी कैश इनकम एकदम कम होती गई। अब वो अपना रेंट ही नहीं दे पा रहे थे। जब रेंट नहीं दे पा रहे थे तो लैंडलॉर्ड्स उनको कह रहे थे कि ज़मीन खाली करके भागो यहाँ से। अब जब उनके पास जो एकमात्र ज़मीन थी जिस पे वो केवल किराएदार के जैसे काम कर रहे थे, वहाँ पे भी उनको मेहनत भी उनकी मतलब बेकार गई और उन्हें वापस से उसका जो मुनाफा फ़ायदा है वो भी नहीं मिल पाया। इस वजह से क्या हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनका ये मानना था कि जब हम स्वराज हमारे लिए जो आ रहा है उसमें ऐसा किया जाए कि उनका जो भी बकाया हुआ रेंट है उसको माफ़ कर दिया जाए। इस वजह से वो बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट हो गए, जिसमें वो लोग पीजेंट्स की ज़्यादा तरफदारी करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को वो ज्वाइन करने लगे। अब कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करने से डर रही थी, क्योंकि उनका जो ये नो रेंट का कैंपेन है वो उनके रिलेशनशिप को, जो पुअर पेजेंट्री है और जो रिच पेजेंट्री है, उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती। इसीलिए कांग्रेस क्या की, इसमें वो शांत ही रह गई। अच्छा, बिजनेसमैन लोग का क्या इसमें रिस्पॉन्स था, बिज़नेस क्लास इस पर कैसे रिस्पॉन्ड की। तो बिज़नेस क्लास के लिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। वो वॉर गुड्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें टाटा वगैरह भी, जो रतन टाटा का जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी इसमें जो वेल्थ है वो इकट्ठा की थी। बिरला वगैरह भी यहीं से फेमस हो गए थे, यहीं से उन्होंने बहुत सारी वेल्थ कमाई थी। लेकिन अब उनका ये मानना था कि हमारे बिज़नेस को और बढ़ना चाहिए,
और हम जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो हमारे बिज़नेस को रोक रही हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हमें हमारा बिज़नेस को और बड़ा होते देखना है। अब जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो ऐसा चाह नहीं रही थी। वो जो यहाँ के जो बिज़नेसमैन हैं वो चाह रहे थे कि फ़ॉरेन गुड के इंपोर्ट पे रोक लगाया जाए। जब फ़ॉरेन गुड नहीं आएगा इंडिया में तो हमारे अपने जो होममेड गुड्स हैं वो जो मतलब अपने इंडिजिनस गुड्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। फिर रुपी स्टर्लिंग का जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है इसको भी स्टेबलाइज़ करने की बात हो रही थी। फिर जगह जगह पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपना एक एसोसिएशन भी फॉर्म किया जिसको उन्होंने नाम दिया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिकी बोलते हैं। 1927 तक की बात है, जिसमें पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला वगैरह एक अपना एक यूनियन बना के सामने आते हैं। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या किए थे, ये कॉलोनियल कंट्रोल को, ये जो कॉलोनियल कंट्रोल इंडियन इकोनॉमी पे था उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआती दौर में इन्होंने अच्छे तरीके से वो सपोर्ट किया। लेकिन हुआ क्या, जैसे उन्होंने ये जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसे देखा कि जैसे जब वो सरकार को मतलब कांग्रेस को अपने तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और जो बिजनेसमैन वगैरह है वो स्वराज को ऐसे देखने लगे जैसे ऐसा टाइम आएगा जब जो ये कॉलोनियल इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जो ब्रिटिश सरकार का, ये नहीं रहेगा। ये लोग फ्री तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, इनकी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ेंगी। लेकिन जैसे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत इनके पक्ष में नहीं हो पाती है तो ये भी बहुत ज़्यादा हद तक एंथुसियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा जोश में नहीं रह पाते हैं। इनका भी जोश धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और इन्हें ये भी डर था, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, उन्हें लगा कि अगर इसी तरीके से मारपीट, इसी तरीके से दंगा चलता रहा तो इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा घाटा सहेगा। इस वजह से भी वो थोड़ा सा मतलब इस मूवमेंट वगैरह से हटने लगे। फिर उन्होंने देखा कि जो इनकी यंग लीडरशिप है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए या सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ये लोग सोशलिज़म की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं। और सोशलिज़म, समाजवाद जो है वो पूंजीपतियों के हित में बात नहीं करता, इसलिए वो लोग थोड़ा सा इससे भी डर रहे थे। अच्छा, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास भी पार्टिसिपेट नहीं करती है इसमें ज़्यादातर, केवल नागपुर के रीजन के हैं जो कुछ वर्कर्स, वही इस डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस के नज़दीक ये जो बिजनेसमैन है या पूंजीपति या उद्योगपति लोग आ रहे थे, वैसे वैसे वर्कर्स घबरा रहे थे कि भाई या तो आप जो पीड़ित हैं उनके साथ रह लो, या जो परेशान कर रहे हैं, जो उत्पीड़न कर रहे हैं उनके साथ रह लो। आप ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों के साथ नहीं रह सकते। आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो और वही इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके जो वर्कर्स हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप किसके साथ रह सकते हो। इसीलिए जो वर्कर्स हैं वो बहुत जगह पे कांग्रेस के साथ नहीं आ पाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये गांधी जी के आइडियाज़ को अडॉप्ट किया था। जैसे बाइकॉट वाला जो प्रोग्राम था उन्होंने कई जगह पे किया था। कई जगह पे कम पगार के लिए जो और पुअर वर्किंग कंडीशन है उसके लिए भी उन्होंने स्ट्राइक किया था। और जो बहुत सारे रेलवे वर्कर्स हैं, डॉक वर्कर्स हैं, उन्होंने भी स्ट्राइक किया था। 1932 में छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन के आसपास उन लोगों ने क्या किया था, जो टिन माइन के लोग थे, जो टिन के माइनर्स थे, उन्होंने गांधी कैप भी पहना था और बाइकॉट वगैरह वाली रैलीज़ में पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन कांग्रेस ये जो वर्कर्स की डिमांड है उसको अपने जो सत्याग्रह या अपने जो स्ट्रगल है उसके साथ एक जो मतलब मिला के चलने में डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वर्कर्स की डिमांड को हम अपने साथ जोड़ाएंगे तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट छटक जाएंगे, इसीलिए वो थोड़ा सा हेजिटेंट थी ऐसा करने के लिए। फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो हम देखते हैं लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। औरतों का यहाँ पे क्या हो रहा था रोल, वो देखते हैं। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के दौरान हज़ारों की संख्या में औरतें उनके साथ आ रही थीं और वो अपने घरों से निकल के आ रही थी गांधी जी का भाषण सुनने के लिए। जब भी वो कहीं पे रुकते और कुछ मतलब पब्लिक से बातचीत करते थे तो औरतें वहाँ पे अच्छी खासे तौर पे पार्टिसिपेट करती थी, उनके रैलीज़ में चलती थी उनके साथ। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, क्या गांधी जी उनकी पोजीशन को बढ़ा देते हैं? नहीं, वो कहते हैं, गांधी जी का भी मानना था कि जो ये औरतों की ड्यूटी है वो बहुत सेक्रेड है, बहुत पूजनीय है, लेकिन इसका अपना एक रोल है। उनका ये मानना था कि हम बिल्कुल जो पब्लिक रोल है वो नहीं ज़रूरी है, मतलब कि आपको कोई रेडिकल चेंजेस आ गए ऐसा कुछ नहीं। गांधी जी को लगता था कि औरतों की ड्यूटी है वो अपने घरों को, अपने चूल्हा को, इसको ध्यान दें, एक अच्छी माँ होने का कर्तव्य निभाएं, एक अच्छी पत्नी होने का कर्तव्य निभाएं। और बहुत अच्छे खासे लंबे समय तक के लिए कांग्रेस ने कभी भी औरतों को कोई पोजीशन होल्ड करने नहीं दिया था। हालांकि उनको सिंबॉलिक रूप में रखा जाता था कि हाँ, हम औरतों का सम्मान करते हैं, नारियों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशन है वो जल्दी नहीं दी गई थी। अब
जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो इनका जो सोशल ग्रुप्स थे अलग अलग, उनका सबका कॉन्सेप्ट था स्वराज का, लेकिन अब उनमें से ही कुछ थे ऐसे ग्रुप्स थे जिनको हम अनटचेबल्स बोलते हैं। वो क्या था, वो 1930s के अराउंड अपने आप को दलित बोलने लगे थे, जिसको हम ऑप्रेस्ड बोलते हैं। मतलब वो सबसे ज़्यादा समाज के पिछड़े वर्ग थे, जिन्हें सबसे ज़्यादा मतलब ऑप्रेस किया गया था फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल्स। उन्हें लग रहा था कि मतलब हमें सबसे ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में रखा गया था, और हमें तकलीफ़ देने वाले बाहरी अंग्रेज़ नहीं हैं, हमें तकलीफ़ देने वाले यहाँ के अपने इंडियंस हैं, यहाँ के हायर कास्ट, अपर जाति, अपर वर्ण के लोग थे। और गांधी जी भी वो क्या, उनको बहुत समय तक जो गांधी जी यानी जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो भी दलितों को इग्नोर करती रही। उन्हें ये डर लगता था कि अगर वो दलितों को अपने साथ मिलाएंगे तो जो कंजर्वेटिव कास्ट है, हाई कास्ट के जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि स्वराज अगले 100 साल तक नहीं आएगा अगर हम अपने देश से ये अनटचेबिलिटी या छुआछूत नाम के पाप को एलिमिनेट नहीं करेंगे। उन्होंने इस वजह से ही इसी के मतलब रिज़ल्ट, इसी को और एम्फसाइज़ करने के लिए गांधी जी ने जो अनटचेबल्स है उनको हरिजन कहा। हरिजन मतलब हरि के जन, यानी विष्णु भगवान के लोग। तो उन्होंने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, और बहुत सारे सत्याग्रहों को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसकी वजह से उनको टेंपल में, मंदिरों में और पब्लिक वेल्स में या टैंक्स में, रोड्स में फैसिलिटीज़ को लेने का जो अवसर है वो मिल सके। इवन गांधी जी ने खुद जो है वो जगह जगह पे जाके झाड़ू लगाया और टॉयलेट्स वगैरह साफ़ किया, जिससे वो ये दिखा सकें कि अगर ये काम बेकार है या ये काम छोटा है तो ये काम मैं भी कर रहा हूँ। तो अब अगर मुझे भी कुछ मानते हो तो समझो कि मुझ में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा करके वो एक सिंबॉलिक एक जेस्चर दिखाना चाहते थे, जिससे क्या हो जाए, लोगों के अंदर से ये जो भेदभाव वाली भावना है वो ख़त्म हो जाए। वो बहुत जगह पे दलित लीडर्स को ये मानना था कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही उनके कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। वो अलग अलग जगह पे जो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने लगे, रिज़र्व सीटों की डिमांड करने लगे कि हमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस वगैरह, उसमें हमें रिज़र्व सीट मिल जाए और अलग से एक इलेक्टोरेट मिल जाए जिसमें हम खुद ही मतलब खुद ही चुनाव में खड़े हों और हमारे ही लोग हमें वोट दें। कुछ कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिमों को मिल गया था, उसी तरीके से ये चाहते थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने इस चीज़ की मांग रखी थी, जिसमें डिप्रेस क्लास के लिए उन्होंने कहा था कि हमें जो दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और ये जो इनकी मांग थी वो ब्रिटिशर्स मान भी गए थे। उनको गांधी जी, अंबेडकर जी को ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उनकी पूरी कर दी गई थी और दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे भी दिया गया था। लेकिन ये सुनने के बाद गांधी जी इससे खुश नहीं थे। गांधी जी ने अनशन किया। गांधी जी कहे कि मैं मतलब फास्ट अनटू डेथ कर रहा हूँ, कि मतलब तब तक मतलब अन्न का त्याग कर दूंगा जब तक मेरी जान ना चली जाए। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो ये देश के कई टुकड़े कर देगा। ये इस वजह से जब गांधी जी ने अनशन किया तो अंबेडकर जी फाइनली उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब, क्या हम करें, क्या आप हमें मतलब अपने साथ भी नहीं रख रहे हो, हमारी इज्जत भी नहीं कर रहे हो, और जब हम अलग होकर अपने लिए एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खुद ही अपना बनाना चाहते हैं तब भी आप हमें ऐसा करने नहीं दे रहे हो, तो आप चाहते क्या हो। उस समय साइन होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट, जिसके तहत गांधी जी ने कहा कि आपको रिज़र्व सीटें तो मिल जाएंगी, आपका आदमी या एक दलित जो है वो चुनाव लड़ेगा भी, जीतेगा भी, लेकिन उसके लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मत लीजिए, आप कॉमन इलेक्टोरेट लीजिए। मतलब आपको जो वोट है वो सारे लोग करेंगे, मिल के करेंगे, इसमें कोई अलग से ऐसा नहीं रहेगा कि केवल दलित वोट करेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपने आप में एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी की भी अपनी दिक्कतें थी। जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो हमेशा से मतलब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको लेके ना ही कभी एकदम से साथ आ पाया, ना ही कभी एकदम से अलग हुआ। वो ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना सा रिस्पॉन्स इनका हुआ करता था, क्योंकि जैसे ही खिलाफत मूवमेंट इनका जो है वो फेल हुआ था, उसके बाद से मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा कांग्रेस में मतलब जो कोर सीट है वो नहीं मिल पा रही थी। वो काफ़ी साइडलाइन महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल केवल खुले तौर पे हिंदुओं की पार्टी है और हिंदू महासभा जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा था, वो एक आपस में एक जो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग है वो डेवलप नहीं कर पा रहे थे ये लोग।
और जगह जगह पे कम्युनल क्लैशेस और राइट्स देखने को मिल रहे थे। और हर एक दंगा इनके जो दोनों समुदाय है इसके बीच की दूरी को और बढ़ा ही रहा था। बल्कि एक समय तो ऐसा आया था कि जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने बहुत सारे एफर्ट्स दिए थे, मतलब एक वापस से एक अलायंस बनाने के लिए 1927 में। ऐसा लग भी रहा था एक समय के लिए कि हाँ, इनके बीच में एक अलायंस, एक यूनिटी बन सकती है फ्यूचर में चल के, मतलब इनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो उनके जो एक लीडर थे, उनका ये भी मानना था कि मैं अपना जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी त्याग दूंगा अगर आप मुस्लिमों को सेंट्रल असेंबली में कुछ रिज़र्व सीटें दे दो, जिससे वो फिक्स हो जाए कि हाँ, मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेशन होती रहेगी। और वो भी उन्होंने हर जगह के लिए नहीं कहा था, उसी जगह के लिए कहा था जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेंट है, जैसे बंगाल वाला हिस्सा जो आज का बांग्लादेश वगैरह उस सब तरफ वाला, और पंजाब वाला जहाँ पे पाकिस्तान वाला है। तो उसी एरिया के लिए उन्होंने कहा था कि हमें कुछ रिज़र्व सीटें चाहिए जिसमें केवल और केवल मुस्लिम ही इलेक्ट हो पाएंगे। आप इलेक्टोरेट को फिर वहाँ पे भी कॉमन रखो, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम वोट देंगे, वोट सारे लोग देंगे लेकिन सीटें रिजर्व रहेंगी। लेकिन हाँ, इसके ऊपर क्या हुआ, जो निगोशिएशंस हैं वो चालू रहे, लेकिन सारी उम्मीदें वहीं पे पानी फिर गई जहाँ पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में M.R. जयकर जो थे हिंदू महासभा के, उन्होंने कड़े शब्दों में इसका विरोध कर दिया और जितने भी अब तक के कॉम्प्रोमाइज़ होने के जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ था उस समय एक ऐसा मतलब वातावरण था जिसमें मतलब दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा असंतोष था और मतलब भरोसा नहीं था दोनों कम्युनिटी को आपस में। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से ये मुस्लिम जो लीग है, मुस्लिम जो समुदाय है, वो काफ़ी मतलब दूर हो गई है और अगर हमें एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना है तो हमें यहाँ पे हमें हिंदू और मुस्लिम को एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन उन्हें जब भी ऐसी कोशिश होती थी तो जब सारे लोग इकट्ठा होते थे तो हर एक भाषण में, हर एक प्रोपेगेंडा में ये चीज़ों को इस तरीके से मतलब प्रकट करते थे जैसे वो हिंदू कल्चर हो। मतलब आप सारे लोग इकट्ठा हो, उसमें आप ऐसा जयकारा, ऐसा नारा बोलोगे जिससे केवल हिंदूज़ ही मतलब आपके जो है वो रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनकी जो मुस्लिम की कल्चर और आइडेंटिटी थी, उन्हें लग रहा था कि हम एक मतलब बैकग्राउंड में ही रह जाएंगे और हम हिंदू डोमिनेशन के जो है वो सामने टिक नहीं पाएंगे। इस वजह से उनको काफ़ी एलियनेट फील होता था और वो चाहते थे कि हम एकदम टोटली अलग हो जाएं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना है जिसने सबको एक साथ जोड़ा, वो कैसे ये चीज़ सबके बीच में, सबके दिलों में कैसे एक साथ आई। तो ये जो फीलिंग है वो स्प्रेड होती है सबको, मतलब एक ही देश का हिस्सा मानने के तरीके से। तो क्या ऐसा था जो सबको एक साथ बांध के रख सकता था? क्या ऐसा था जो सबके मतलब दिमाग पे एक जैसा छा सकता था? वो क्या था जो अलग अलग कम्युनिटीज़ को, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ ला सकता था? वो था सबका एक साथ संघर्ष, जो सबका कलेक्टिव जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, वही उनके लिए एकता का प्रतीक बना। वहीं से उनकी जो अलग अलग भिन्नता थी वो एकता में बदल गई, उनका एक साथ का संघर्ष। उसी देखिए, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थे जहाँ पे नेशनलिज्म कैप्चर हो रहा था लोगों के इमेजिनेशन में। देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी भूमिका निभाई, बहुत सारे लोक गायकों ने, गानों ने, बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स ने, सिंबल्स ने भी अपना अपना पार्ट जो है वो इस प्रोसेस में प्ले किया। अब हम उसकी कुछ एक एक करके अगर चर्चा करें तो हमने देखा था कि हम पहले चैप्टर को जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें एलेगरी की बात की थी, जिसमें हमने देशभक्ति की या जो देश की छवि है वो एक तस्वीर के माध्यम से दिखाई थी। जैसे हमने जर्मनी के केस में जर्मेनिया का देखा था, तो ऐसे ही इंडिया के केस में हमने अपने देश को, अपनी ज़मीन को, अपने वतन को एक चेहरा दिया, भारत माता का चेहरा दिया। और ये कैसे? हाँ, ये इमेज पहली बार क्रिएट की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दौरान 1870 में, जब वो अपना वंदे मातरम लिख रहे थे, एक अपनी मातृभूमि के लिए एक गाना। बाद में उन्होंने यही चीज़ को अपने नॉवेल जो आनंद मठ है उसमें भी इंक्लूड किया था, जो उस दौरान के जब स्वदेशी मूवमेंट चला था तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था बंगाल में। और इसी सब स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर जो अबिंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने फेमस पेंटिंग बनाई थी भारत माता की। हाँ, इस पेंटिंग में भारत माता को बनाया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने।
और इसी पेंटिंग में भारत माता का जो जो पोर्ट्रेट है वो एक तपस्वी के रूप में दिखाया गया है। वो शांत हैं और डिवाइन स्पिरिचुअल टाइप का उनका जो जेस्चर है वो दिखाया जा रहा है। बहुत सारे सालों आगे बढ़ते बढ़ते हर साल मतलब कुछ ना कुछ इसमें जो एडिशंस हैं वो होती गई। भारत माता का जो इमेज है वो पॉपुलर प्रिंट्स में सर्कुलेट हुआ और अलग अलग जगह पे आर्टिस्ट उनको पेंट करना चालू कर दिया। इससे क्या हो रहा था, इससे जो मदरली फिगर है उनका वो क्या कर रहा था, वो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग को इनकलकेट कर रहा था। जैसे हम सब अपनी माता की इज्जत और रक्षा करना चाहते हैं, उसी तरीके से जो हम अपने देश को अगर अपनी माता मानते हैं तो उनके लिए भी हमारी फीलिंग्स सेम ही होंगी। और आइडिया ऑफ जो नेशनलिज्म है वो क्या हो रहा था, वो इंडियन फोक फ्लोर जो मतलब लोक गायन का कार्यक्रम है उससे भी बहुत जगह जगह पे फैल रहा था। इसमें क्या हो रहा था, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे वो अलग अलग जगहों पे जाके गाँव का शेयर करते थे, उनसे लोगों की कहानियाँ सुनते थे, उनके लोकगीत सुनते थे और इससे वो एक पिक्चर को मतलब एक पोर्ट्रे कर पाते थे कि कैसे हमारा जो जो ओरिजिनल ट्रेडिशन है वो किस तरीके से था और बाहरी ताकतों ने उसको किस तरीके से डैमेज किया है। हम जब ओरिजिनलिटी को देखे जाके तो जो निकल के आया वो काफ़ी ज़्यादा रियल था, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल उनके लिए इमेज को पोर्ट्रे किया, जिससे सब लोगों ने क्या किया, अपने उस जो सेंस ऑफ प्राइड है, जो अपने इतिहास में गौरव है, उसको महसूस किया। इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर खुद अपने आसपास के इलाकों में गाँव में जा जाके उनके यहाँ से जो लोकगीत हैं, जो उनके कविताएं हैं या उनकी कहानियाँ हैं, उनको कलेक्ट किया था। और मद्रास में भी नतीशा शास्त्री द्वारा पब्लिश की गई 4 वॉल्यूम की तमिल की लोक गायन की थी, जिसका नाम था जो द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उसमें उनका ये मानना था कि जो नेशनल लिटरेचर है, जो सबसे ज़्यादा जो भरोसेमंद मैनिफेस्टेशन है आपके जो कंट्री के रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक का, वो प्रकट होगा इससे। उसी दौरान क्या हो रहा था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप कर रहा था। लीडर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने जो चिन्ह है उनसे अवेयर होते जा रहे थे। वो ऐसे सिंबल्स का यूज़ कर रहे थे जिससे वो एक कलेक्टिव फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को वो सामने ला सकें। तो उसके लिए उन्होंने जो तिरंगा है उसका सहारा लिया। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी जब 1905 और 6 की बात है तो एक तिरंगा बनाया गया था जो लाल, हरे और पीले रंग का था। वो डिज़ाइन किया गया था जिसके अंदर उसके अंदर 8 लोटस थे जो उस समय के ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रदेशों की बात करते थे। और एक उसमें जो क्रिसेंट मून था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदुओं और मुस्लिमों को। और 1921 के दौरान भी एक स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया गया था गांधी जी के द्वारा। उसमें भी तिरंगा था, लाल, हरा और सफ़ेद, और बीच में एक चरखा था जिसमें गांधी जी उससे सेल्फ हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलराइज़ करना चाहते थे। उसी झंडे को लेके ये लोग अपने जो मार्च वगैरह है वो करते थे और इसी से वो दिखाना चाहते थे कि हम भी अपने जगह पे हम ब्रिटिश अथॉरिटी को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। और इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा था 19th सेंचुरी का जो आपका जिसका हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन। पहले लोगों को लग रहा था, ये ब्रिटिशर्स सोचते थे कि हम इंडियंस को कोई समझ नहीं है हिस्ट्री की, हमारे पास मतलब खुद को गवर्न करने की पावर नहीं है, हम लोग अपने आप से सिविलाइज्ड हो ही नहीं सकते थे कभी, वो तो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने आके हमें तौर तरीका सिखाया। तो इस झूठ को बेनकाब करने के लिए हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने ये चीज़ जो है वो एज ए चैलेंज ले लिया और वो इंडियन हिस्ट्री को लिखने लगे और बताने लगे कि हाँ, हमारे इंडिया में भी ऐसे ऐसे एम्परर्स रह चुके हैं, ऐसे ऐसे राजनीतिक रह चुके हैं जो क्या किए हैं, एक अच्छे खासे पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को रूल कर चुके हैं। जैसे उन्होंने सम्राट अशोक की भी बातें की, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बातें की, हमारे आचार्य चाणक्य की बातें की, और आपके गुप्ता एम्पायर में भी सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अपने समय पे पीक पे था। इंडिया का कल्चर, इंडिया का साइंस, इंडिया का जो है लिटरेचर, सब कुछ एकदम उन्होंने दिखाना चालू कर दिया, जिसमें उन्होंने जो इंडियन पास्ट है उसको ग्लोरीफाई करना चालू कर दिया। अब उसके जो लोग पढ़ते थे तो उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ, हम किसी से कम नहीं हैं, हमने भी अपने आप को गवर्न किया है, हमने भी तरक्कियाँ ऊंचाइयाँ देखी हैं, हमने भी साइंस के, लिटरेचर के और कल्चर के फील्ड में अच्छी खासी तरक्की देखी है। अब फाइनली हम कंक्लूजन में देखते हैं कि जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ते गया और इस वजह से क्या हुआ
जो इनसे परेशान हो रहे अलग अलग लोग भी एकजुट होकर एक साथ आने लगे, और इसमें उन्हें मिल गई गांधी जी की लीडरशिप। जो कांग्रेस में गांधी जी की लीडरशिप थी, ये क्या किया, अलग अलग लोगों की तकलीफ़ों को एक साथ चैनलाइज करके एकजुट बना के यूनाइटेड फोर्स को ब्रिटिशर्स के सामने हमने पेश किया। अब उस यूनिटी में हमने अपने साथ डाइवर्सिटी रखी हुई थी, हमारे पास भिन्नता थी, लेकिन उस भिन्नता में भी बहुत ज़्यादा एकता थी। लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने जो प्रदर्शन है उसको दिखाते थे, जिसमें अलग अलग वो लोग अपने अपने अलग अलग सिचुएशंस को फेस किए थे, अलग अलग तरीके से वो कॉलोनियल जो रूल है उसको अपोज करने लगे। कांग्रेस पूरी तरीके से हमेशा कोशिश करती रही कि कैसे हम करके सारे लोगों के आपसी मतभेदों को ख़त्म करके हम उन्हें एक साथ लाया जाए, और ये हमेशा उसका प्रयास रहता था कि कभी भी कोई ग्रुप ऐसा ना रहे जो ऐसा फील करे कि वो इस जो स्ट्रगल का है उसका हिस्सा नहीं है, या ये देश उसका नहीं है, ये लड़ाई उसकी नहीं है। कांग्रेस हमेशा यही कोशिश रहती थी कि सारे लोग एकजुट होकर अगर सामने आएंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये काम इतना आसान नहीं था। आप ये समझ लीजिए कि जो इनकी जो कांग्रेस की प्रयास है ये हमेशा चुनौतियों से भरी रही है। बहुत सारे मतभेद होते थे और बहुत जगह पे कांग्रेस को या गांधी जी को ये सबके बीच में जो पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करके यूनाइटेड फ्रंट को पेश करने की काम था, इसको निभाते दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन उसे वो फील करते थे और उसके साथ कनेक्ट करते थे, और कनेक्ट करने के साथ साथ उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ कराते थे कि आपके लिए बड़ा गोल आपस में भिड़ना नहीं है। अपने तकलीफ़ों को आप साइड रखिए और पूरे देश की तकलीफ़ों पर ध्यान दीजिए कि जिस दिन ये ब्रिटिशर्स इंडिया से जाएंगे आप कितनी तरक्की और उन्नति कर पाएंगे। उन्हें ये सपना दिखाने की कोशिश करती थी। हाँ, हम ये कह सकते थे कि हर एक शब्द, हर एक बात भले ही अलग अलग भाषा में निकल रही थी, हर एक तकलीफ़ भले ही अलग अलग हालात बयां कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सब के मन में जो आवाज़ें थी वो यही थी कि उन्हें इस कॉलोनियल गवर्नमेंट, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए। और जो 1947 में फाइनली जाके इन अच्छे खासे लंबे समय तक चले प्रयासों के कारण ये 1947 में ये आज़ादी हासिल हुई। तो मैं यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप सब ने इस चैप्टर को एंजॉय किया, और काफ़ी लंबा चैप्टर था, बट इन अ वन शॉट इट्स completed now. Thank you. I'll see you in the next one.